नमस्कार। आरवीएस महाविद्यालय प्रयागराज मेजा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सबका स्वागत है। आज टॉपिक है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन। भूमि कटाव अथवा मृदा अपरदन का सीधा अर्थ है भूमि कर्कट के बह जाना, सतह एवं ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना भी हो सकता है। भूमि कटाव से इसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। यह उपजाऊ शक्ति भूमि की ऊपरी परत में निहित होती है। जैसे कि मृदा अपरदन होता है तो हमारी ये सॉइल हो गई, ये हमारे पार्टिकल हैं। जो टॉप 10 सॉइल होती है 1 फीट की, वो हमारी उपजाऊ सॉइल होती है। वो क्या है कि हवा के कारण या बारिश के कारण बह जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, या तो अधिक बारिश के कारण या हवा के कारण। हवा से इतनी नहीं होती जितनी बारिश से, हमारी ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा इरोजन का कारण हो जाता है, जो हमारी उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देती है। जब हमारी टॉप 10 सॉइल ऊपर से चली जाएगी तो नीचे हमारे पत्थर कंकड़ ही रहते हैं। जैसे कि हमारे उदाहरण के रूप में इसमें हम बता सकते हैं, जैसे कि हमारा पानी अधिक बरस रहा तो यहाँ से जो स्लोफी एरिया होगी, यहाँ पे आके आपने देखा होगा अधिक पानी हो रहा है। इधर से सॉइल कम इरोजन कर रही है, कटाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आके बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलता है। बेस सेम चीज़ यही होती है। और ये हमारा 2/3 भारत जो हमारा सॉइल इरोजन से इफेक्टेड है। भूमि कटाव 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सामान्य मृदा क्षरण। यह भूमि कटाव धीमी गति से प्राकृतिक क्रियाओं से ऊपरी परत में होते हैं। इसमें भौतिक, जैविक एवं जलीय क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। जो हमारे जैसे क्रॉप लगा देते हैं या हमने मेड़बंदी कर दी तो उसमें बारिश से और हवा से, जैसे क्रॉप है तो इतना हवा से हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉइल से थोड़ा बहुत इरोजन, जब मिट्टी घुलेगी तो थोड़ा बहुत निकल सकती है, या थोड़ा बहुत खेत से डिस्चार्ज पानी के साथ निकल सकती है। अब तीव्र मिट्टी क्षरण। इस भूमि कटाव के कारण मूल से 3 कारण होते हैं। नंबर 1 अति चराई, जो हमारे इंडिया में 35% लगभग अति चराई से सॉइल इरोजन होता है। अब इसमें क्या है कि हम खुला जानवर छोड़ देते हैं। जैसे जंगलों में आपने पहले देखा होगा कि जंगलों में जो गर्मी रहती है तो उसमें क्या होता है कि घास सूख जाती है। जब बारिश की सीज़न आती है तो घास उसमें आ जाती है, हरियाली पानी के मॉइस्चर से बारिश तैयार हो जाती है। तो उसमें क्या है कि जब हम जानवर छोड़ देते हैं तो वो अपने मुँह से घास को निकालते हैं। जब निकालते चरते हैं तो घास की जड़ें हैं वो ढीली हो जाती हैं, सॉइल को पकड़े होती हैं, वो ढीली हो जाती हैं। वो बारिश अधिक होने के कारण सॉइल इरोजन होता है। वो हमारा सॉइल इरोजन का, जैसे कि हम उदाहरण में बता सकते हैं, ये जानवर हमारे हैं और ये हमारा जंगल है जिस एरिया पे हम ये जानवरों को चरा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉइल इरोजन कितने % होता है? 35% तक। वन कटाई जो हमारी 30% तक है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम लोग अपने मकान के लिए या किसी कंपनी के लिए या कोई फैक्ट्री डालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं। तो उसका क्या करते हैं, हम जंगलों को अधिक काटते हैं। जब हम लोग काटने लगे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि लकड़ी से हम इमारत बनाने के लिए, अपने यूज के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि जब मिट्टी का जब जड़ें हमारी सॉइल को जकड़े रहती हैं, जब जकड़े रहती हैं तो वो क्या होती है, सॉइल जब पेड़ कट जाता है तो जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। जैसे कि हमारा ये जंगल कट गया है तो इसके जो प्लांट के पौधे भी नीचे होते हैं, जैसे कि आम नीम के जो पौधे स्टार्टिंग होते हैं, स्टार्टिंग अवस्था में पौधे तैयार होते हैं जब बारिश की सीज़न में, वो भी नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि ये हमारा जंगल है, इसकी अपेक्षा हम इसको देखते हैं तो इसमें इरोजन होने की कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि घास भी खड़ी है और प्लांट भी हमारे कंप्लीट हैं। अब हमारा वन की कटाई से 33% तक इरोजन हो जाता है, जैसे कि ये देखने को मिला हमको। खनन 25% तक होती है। जैसे कि हमने किसी हमारा प्लॉट है, हमने अपनी आवश्यकता के लिए इसकी मिट्टी खुदवा दी और ये प्लॉट हमारे पड़ोस में खेत हैं। अब अधिक बारिश के कारण क्या हुआ, इसमें पानी भर गया, तेज़ बारिश हुई मूसलाधार, और उसमें क्या हुआ कि खेतों का पानी स्तर बढ़ गया, मेड़ के ऊपर से फ्लो होने लगा। ये स्लोफी एरिया ये नीचा है और ये हमारे खेत जो है ऊपर की एरिया में। जब ये पानी यहाँ से लीकेज करेगा इधर से, तो ऊपर वाले जितना प्लॉट हैं उनका सॉइल इरोजन होके या मिट्टी कटाव होके
इस निचली एरिया में जाएगा। इसका कारण मेन कितने परसेंट तक है, 25% तक हो रहा है। या तो हमने किसी जंगल को, जैसे उदाहरण में हमने किसी पहाड़ों को खोदा तो ऊपर की जो पहाड़ी इलाका होता है, जो बारिश होगी स्मूथ बारिश होती है, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो बारिश के साथ बह के नीचे की तरफ आती है। जल मिट्टी क्षरण, यह कई तरीके का होता है। पर्तीय भूमि कटाव, जब एक बड़े क्षेत्र से भूमि की हल्की परतें हट जाएं तो इसे पर्तीय कटाव कहा जाता है। यह आमतौर पर वर्षा के पानी के बहाव से होता है। जैसे कि आमतौर जब पानी बरसता है तो हमारी जो सॉइल के ऊपर वाली जो पार्टिकल सॉइल होती है, जो हमने हमेशा आपको बताया कि ये पानी बारिश के कारण जो टॉप 10 सॉइल है वो 1 फीट की होती है हमारी। ये क्या है कि बारिश के कारण से हल्की कटाव होती है। ये आमतौर पर वर्षा के पानी के बहाव से होती है। जब पानी जब अधिक वर्षा, मूसलाधार बारिश होती है, जब तेज़ बारिश होती है तो हमारी सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। जैसे कि उदाहरण में हम बता रहे हैं, इधर देखिए ना, तो इधर कम हो रही है, इधर हमारी क्या है कि घास खड़ी हुई दिख रही है। जैसे जैसे स्लोपी एरिया बढ़ता जा रहा है इधर से भी, तो इधर हमारा क्या है, पानी का बहाव और अधिक होता जाता है, जो वर्षा के आमतौर पानी से कटाव हो रहा है। भूसंकलन, ये भूसंकलन यह ढलान वाले स्थानों जैसे पहाड़ों पर तेज वर्षा के कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने अभी देखा है कि अभी देहरादून में हमारे यहाँ अधिक बारिश हुई, बारिश होने के कारण जैसे कि हम पहाड़ों के नीचे से क्या करते हैं, रोड बना देते हैं या कुछ शहर बना देते हैं। तो ऊपर पहाड़ों में जब पानी इकट्ठा होगा, जब ऊपर जब पानी जाएगा तो पानी के साथ सॉइल प्लस प्लांट और प्लस पत्थर भी हमारे जो स्लोफी एरिया होती है उस तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में अभी देखने को मिला था कि रोडें ब्लॉक हो गई थी, फिर जेसीबी से उसको साफ किया गया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है। नदी तटीय कटाव, वर्षा ऋतु में नदियाँ उफानी होकर मार्ग बदल देती हैं और भूमि को काटती जाती हैं। इसके बहाव से तटों में दरारें एवं गुफाएं बन जाती हैं। जब नदियाँ तेज पानी बहती हैं, जब हमारी बारिश अधिक होती है, खेतों से पानी और शहरों से पानी, मतलब ऊंची एरिया से हर जगह का पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। ये आम तौर पे सारे लोग जानते हैं। जब जाएगा तो नदियों का स्तर क्या होता है, पानी का बढ़ जाता है और वो बहुत लंबे जितनी एरिया से आते हैं वहाँ सारी एरिया में पानी बरसता है, तो सब पानी कहाँ जाता है, नदियों में कलेक्ट होता है। तो वो अपना तेज़ पानी के साथ अपना कटाव करते हैं और वो दरारें एवं गुफाएं बन जाती हैं। जैसे प्रेशर पानी का लगा, जैसे गुफाएं नमा, ये देख सकते हैं आप, ये क्या होता है कि इस टाइप का, जैसे जैसे मिट्टी कटेगी, ऊपर की मिट्टी है वो गुफा ऊपर है और नीचे की मिट्टी वो पानी के प्रेशर से कट जाए और ये दरारें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। नदी का कटाव, यह भूमि कटाव वर्षा और तेज गति वाले पानी से होता है। ये भूमि का कटाव हमेशा, अभी पहले हमने आपको बता दिया, तेज पानी के, वर्षा वाले तेज पानी के कटाव से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धरा पर उंगली नुमा नालियाँ बन जाती हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा जब बारिश होती है तो उसमें क्या है कि जब नदी किनारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उंगलियां नमा, जैसे जब पानी बरसेगा तो उसकी सॉइल इरोजन होगी, मिट्टी कटेगी, मिट्टी कहाँ जाएगी, नदियों में या आगे जाएगी, तो पानी में क्या होगा, पानी के साथ सॉइल भी बह जाती है। वो क्या होता है, हमारी उंगली नुमा नालियाँ बन जाती हैं। गली इरोजन, यह ज़्यादा उग्र तरह का भूमि कटाव होता है। यह क्या होता है, ये ज़्यादा उग्र तरह का मतलब बड़ा गड्ढा कटाव होता है। जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो भूमि में गहरे कटाव एवं गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि गड्ढे बन जाते हैं, जैसे कि हम इस पार्ट में देख रहे हैं, इस ग्राफ से हम शो कर सकते हैं कि इस एरिया में हमारा जंगल है, ये बारिश हुई है, जिधर हमको स्लोफी एरिया मिली वो पूरा पानी कलेक्ट होकर कहाँ, वो यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो उसने बड़ा गड्ढा का एक रूप ले लिया। इसी को क्या कहते हैं हम, गली इरोजन। ये दो तरीके का होता है, एक यू और एक वी तरीके का होता है। वर्गीकरण का आधार, नामकरण और विवरण। इसका जो साइज है और डेप्थ, गहराई, जो हमारे छोटे गड्ढे होते हैं वो 1 मीटर के होते हैं, मध्यम होते हैं 1 से 5 मीटर के होते हैं और उससे भी बड़े गड्ढे होते हैं
बड़े गड्ढे होते हैं वो हमारे 5 मीटर तक, इससे भी अधिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैचमेंट एरिया की। इसमें छोटे गड्ढे होते हैं वो 2 हेक्टेयर के होते हैं, और जो मध्यम होते हैं वो 2 से 20 हेक्टेयर के होते हैं, और बड़े गड्ढे होते हैं वो 20 हेक्टेयर से भी अधिक एरिया के होते हैं। जैसे कि हमारा पानी कलेक्ट होता है, और ये यू और वी आकार के होते हैं, यू और वी आकार के होते हैं। पवन उत्प्रेरित मिट्टी क्षरण, यह 3 तरह का होता है। यह तूफानी पवन के सीधे प्रभाव से होता है, जिसमें भूमिकण जिसका आकार 1 से 5 मिलीमीटर का होता है हवा के साथ उड़ने लगते हैं। इनका साइज होता है 1 से 5 मिलीमीटर का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के साथ उड़ने लगते हैं या चलने लगते हैं। जैसे थोड़ी सी हवा लगी तो आपने देखो कि मिट्टी कण एकदम उड़ने लगते हैं। अक्सर हम लोगों को नेचुरल आंखों से देखने को ये मिल जाता है उदाहरण कि थोड़ी सी हवा आंखों में मिट्टी भरने लगती है। वो कहाँ से आती है? उस सॉइल ज़मीन से हवा के साथ उड़ने लगती है। निलंबन, इसमें बारीक भूमिकण 1 mm से कम हवा में मिल जाते हैं। जो इसके 1 mm होते हैं वो हवा में क्या मिल जाते हैं, वो अक्सर हल्की हवा भी चलती रहती तब उसमें उड़ते रहते हैं, और पवन के द्वारा उड़कर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं। एक स्थान से वो दूसरे स्थानों को भी पवन हवा के साथ ले जाते हैं। सतही रेंगिन, इसमें बड़े भूमिकण जो हैं वो 5 mm के होते हैं, 5 से 10 mm के, जो भूमि की सतह पर पवन के साथ रेंगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जो 5 से 10 mm के होते हैं सतह पर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किसके कारण? पवन के कारण। पवन मतलब हवा के कारण। जैविक विधियाँ, इसमें मृदा अपरदन को रोकने जैविक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मानव निम्न विधियों से खेती करता है। नंबर 1 खादों का प्रयोग, नंबर 2 पट्टीदार खेती, नंबर 3 वनस्पतिक आवरण, नंबर 4 है हमारा फसल चक्रीकरण। इसके बारे में क्या है कि जब हमने, अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अब हमको सॉइल को कैसे उसको रोकना है। जो हमारे पानी के साथ बह रही है या हवा के साथ बह रही है उसको हमको कैसे कम करना है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे बारिश की सीज़न के बाद जब स्टार्टिंग हमारी एग्रीकल्चर लैंड, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खेती की तैयारी करते हैं। जब तैयारी करते हैं तो हमारे जो जानवर होते हैं सब पशुपालन करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के, लगभग 70 से 80% लोग। जो उसका गोबर होता है वो एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, वो साल भर में क्या होता है, सड़ जाता है। वो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी के माध्यम से हम लोग खेत में क्या करते हैं, ले जाके उसको बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद उसकी जुताई कर देते हैं। खेत की जो हमारी जो बारिश के सीज़न में जो हमारा लॉस हुआ उसके बाद जस्ट बाद हम ये काम करते हैं, जिससे कि हम फसल को लेने के लिए उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, खादों का प्रयोग करते हैं, पट्टीदार खेती करते हैं, वनस्पतिक आवरण करते हैं और फसल चक्र भी अपनाते हैं, जैसे कि आपको इस उदाहरण में इसमें को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मेड़बंदी करेंगे, जिससे कि हमारा खेत का पानी खेत में रहेगा। और जो हमारी पानी की भी समस्या आ रही है, तो हमारा जब खेत का प्लॉट है, इस प्लॉट का मेड़बंदी हम कर देंगे। हर एक किसान भाई यही काम करेंगे, अपना खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं निकलने देंगे। तो ये आशा है कि जो हमारा इरोजन है वो भी रुक जाएगा, और जो पानी है वो खेत में रह जाएगा। और जो नीचे स्थल में हमेशा जो हमारा पानी से लॉस होता है वो कहाँ पे होता है, ऊपरी एरिया का जो पानी है वो स्लोपी एरिया में जाके जो नीचा एरिया होता है उसमें पानी भर जाता है। जो किसान हमारे भाई जो नीचे एरिया में खेती करते हैं उनकी फसल नष्ट हो जाती है, जिससे क्या है कि वो फसल नष्ट हो जाती है, जिससे वो बर्बाद हो जाती है एक तरह से। और जब हमारे ऊपर से ही हम खेत मेड़बंदी कर देंगे सारे खेतों की, तो हमारा खेत का पानी खेतों में रहेगा, तो नीचे स्थल की भी फसल अच्छी होगी और ऊपर का जो हमारी उर्वरकता शक्ति है वो भी बरकरार बनी रहेगी। हम चाहते हैं, धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। धन्यवाद।